जब किसी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जुपिटर राहु के साथ एकादश भाव में स्थित हो तो ये संयोजन संबंधों के विषय में एक विशेष प्रकार का संकेत दे सकता है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और दाम्पत्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसका स्वामी जहां भी स्थित होता है वहां उस भाव के विषयों को सक्रिय कर देता है। यदि सप्तमेश एकादश भाव में हो तो संबंधों का क्षेत्र अक्सर मित्र मंडली, सामाजिक दायरे, नेटवर्क या परिचय के माध्यम से सक्रिय हो सकता है। एकादश भाव को इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक विस्तार का भाव माना जाता है। इसलिए ये स्थिति व्यक्ति को ऐसे वातावरण में ले जाती है जहां नए लोगों से मिलने और संबंध बनाने के अवसर अधिक होते हैं। इस स्थिति में राहु का साथ इस प्रभाव को और जटिल बना सकता है। राहु को ज्योतिष में तीव्र इच्छाओं, असामान्य अनुभवों और सीमाओं को तोड़ने वाली प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। जब राहु गुरु के साथ जुड़ता है तो गुरु जिस भाव का स्वामी है, यहाँ सप्तम भाव, उससे जुड़े विषयों में असामान्य या पारंपरिक ढांचे से अलग अनुभव उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार ये संयोजन व्यक्ति को ऐसे संबंधों की ओर भी ले जा सकता है जो सामाजिक या पारंपरिक रूप से सामान्य न माने जाएं, विशेषकर तब जब कुंडली के अन्य कारक भी उसी दिशा में संकेत करें। इस योग का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि गुरु 11वें भाव से अपनी सप्तम दृष्टि द्वारा सीधे पंचम भाव पर तथा अपनी विशेष नवम दृष्टि से सप्तम भाव को भी प्रभावित कर सकता है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार स्थिति के आधार पर। यदि गुरु की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो इसका अर्थ ये होता है कि सप्तमेश स्वयं अपने ही भाव को प्रभावित कर रहा है। ये स्थिति संबंधों और विवाह के विषय को कुंडली में और अधिक सक्रिय बना देती है, क्योंकि भाव का स्वामी अपने ही भाव को ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है। जब इस प्रक्रिया में राहु की युति भी मौजूद हो तो ये प्रभाव केवल सक्रिय ही नहीं बल्कि कई बार अधिक तीव्र और असामान्य रूप भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव स्वयं काम त्रिकोण का हिस्सा है जो इच्छाओं और उनकी प्राप्ति से जुड़ा होता है। जब सप्तमेश यहाँ स्थित होकर अपने ही सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा हो और साथ में राहु भी उपस्थित हो तो संबंधों की इच्छा, अवसर और अनुभव तीनों एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। यही कारण है कि कुछ कुंडलियों में ये संयोजन एक से अधिक संबंधों, जटिल संबंध संरचनाओं या सामाजिक दायरे के माध्यम से बनने वाले कई संबंधों के रूप में भी दिखाई देता है। जब किसी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जुपिटर राहु के साथ एकादश भाव में स्थित हो तो ये संयोजन संबंधों के विषय में एक विशेष प्रकार का संकेत दे सकता है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और दाम्पत्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसका स्वामी जहां भी स्थित होता है वहां उस भाव के विषयों को सक्रिय कर देता है। यदि सप्तमेश एकादश भाव में हो तो संबंधों का क्षेत्र अक्सर मित्र मंडली, सामाजिक दायरे, नेटवर्क या परिचय के माध्यम से सक्रिय हो सकता है। एकादश भाव को इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक विस्तार का भाव माना जाता है। इसलिए ये स्थिति व्यक्ति को ऐसे वातावरण में ले जाती है जहां नए लोगों से मिलने और संबंध बनाने के अवसर अधिक होते हैं। इस स्थिति में राहु का साथ इस प्रभाव को और जटिल बना सकता है। राहु को ज्योतिष में तीव्र इच्छाओं, असामान्य अनुभवों और सीमाओं को तोड़ने वाली प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। जब राहु गुरु के साथ जुड़ता है तो गुरु जिस भाव का स्वामी है, यहाँ सप्तम भाव, उससे जुड़े विषयों में असामान्य या पारंपरिक ढांचे से अलग अनुभव उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार ये संयोजन व्यक्ति को ऐसे संबंधों की ओर भी ले जा सकता है जो सामाजिक या पारंपरिक रूप से सामान्य न माने जाएं, विशेषकर तब जब कुंडली के अन्य कारक भी उसी दिशा में संकेत करें। इस योग का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि गुरु 11वें भाव से अपनी सप्तम दृष्टि द्वारा सीधे पंचम भाव पर तथा अपनी विशेष नवम दृष्टि से सप्तम भाव को भी प्रभावित कर सकता है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार स्थिति के आधार पर। यदि गुरु की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो इसका अर्थ ये होता है कि सप्तमेश स्वयं अपने ही भाव को प्रभावित कर रहा है। ये स्थिति संबंधों और विवाह के विषय को कुंडली में और अधिक सक्रिय बना देती है, क्योंकि भाव का स्वामी अपने ही भाव को ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है। जब इस प्रक्रिया में राहु की युति भी मौजूद हो तो ये प्रभाव केवल सक्रिय ही नहीं बल्कि कई बार अधिक तीव्र और असामान्य रूप भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव स्वयं काम त्रिकोण का हिस्सा है जो इच्छाओं और उनकी प्राप्ति से जुड़ा होता है। जब सप्तमेश यहाँ स्थित होकर अपने ही सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा हो और साथ में राहु भी उपस्थित हो तो संबंधों की इच्छा, अवसर और अनुभव तीनों एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। यही कारण है कि कुछ कुंडलियों में ये संयोजन एक से अधिक संबंधों, जटिल संबंध संरचनाओं या सामाजिक दायरे के माध्यम से बनने वाले कई संबंधों के रूप में भी दिखाई देता है।
जब वीनस शुक्र D1 राशि कुंडली और D9 नवांश में दोनों में डुअल साइंस मिथुन, कन्या, धनु, मीन में स्थित हो तो ये संबंधों के विषय में एक विशेष मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रवृत्ति दर्शा सकता है। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से लचीली, अनुकूलनशील और कभी-कभी द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति की मानी जाती हैं। शुक्र स्वयं प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य सुख और संबंधों का कारक है। जब ये ग्रह द्विस्वभाव राशियों में हो तो प्रेम और संबंधों के विषय में व्यक्ति का दृष्टिकोण एक रेखीय न होकर बहुआयामी हो सकता है। D1 में द्विस्वभाव राशि का शुक्र व्यक्ति को संबंधों में मानसिक और भावनात्मक विविधता की ओर झुका सकता है। ऐसा जातक अक्सर एक ही प्रकार के संबंध से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें संवाद, बौद्धिक जुड़ाव और अनुभव की विविधता की इच्छा हो सकती है। यदि यह स्थिति मजबूत हो और अन्य कारक भी समर्थन करें, तो व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंधों की संभावना बढ़ सकती है। विशेषकर मिथुन या धनु में शुक्र होने पर जिज्ञासा और विस्तार की प्रवृत्ति तथा मीन में होने पर भावनात्मक बहाव और आदर्शवाद संबंधों को बहुआयामी बना सकता है। कन्या में शुक्र नीच का माना जाता है, जिससे संबंधों में असंतोष या पूर्णता की खोज के कारण बार-बार परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। D9 नवांश में शुक्र का द्विस्वभाव राशि में होना दाम्पत्य जीवन की आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नवांश को विवाह और आत्मिक संबंधों की सूक्ष्म कुंडली माना जाता है। यदि यहाँ भी शुक्र द्विस्वभाव में हो तो विवाह या दीर्घकालिक संबंधों में मन की स्थिरता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विशेषकर सप्तम भाव या राहु का प्रभाव भी जुड़ा हो। यह स्थिति यह भी दर्शा सकती है कि व्यक्ति का संबंध जीवन समय के साथ बदलता या विकसित होता है। एक प्रचलित सिद्धांत द्विस्वभावे कलत्रेशे बहुकलत्र योगः, अर्थात यदि कलत्रेश सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो तो एक से अधिक दाम्पत्य योग बन सकता है। यद्यपि ये श्लोक विभिन्न संस्करणों में भिन्न रूप से मिलता है, पर सिद्धांत यही है कि द्विस्वभाव राशियां संबंधों में द्वैत या पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ा सकती हैं। अतः यदि D1 और D9 दोनों में शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो तो ये संयोजन कुछ कुंडलियों में मल्टीपल रिलेशनशिप्स या जटिल संबंध संरचना की संभावना को बढ़ा सकता है। फिर भी अंतिम निर्णय सदैव संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर ही आधारित होना चाहिए। जब वीनस शुक्र D1 राशि कुंडली और D9 नवांश में दोनों में डुअल साइंस मिथुन, कन्या, धनु, मीन में स्थित हो तो ये संबंधों के विषय में एक विशेष मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रवृत्ति दर्शा सकता है। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से लचीली, अनुकूलनशील और कभी-कभी द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति की मानी जाती हैं। शुक्र स्वयं प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य सुख और संबंधों का कारक है। जब ये ग्रह द्विस्वभाव राशियों में हो तो प्रेम और संबंधों के विषय में व्यक्ति का दृष्टिकोण एक रेखीय न होकर बहुआयामी हो सकता है। D1 में द्विस्वभाव राशि का शुक्र व्यक्ति को संबंधों में मानसिक और भावनात्मक विविधता की ओर झुका सकता है। ऐसा जातक अक्सर एक ही प्रकार के संबंध से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें संवाद, बौद्धिक जुड़ाव और अनुभव की विविधता की इच्छा हो सकती है। यदि यह स्थिति मजबूत हो और अन्य कारक भी समर्थन करें, तो व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंधों की संभावना बढ़ सकती है। विशेषकर मिथुन या धनु में शुक्र होने पर जिज्ञासा और विस्तार की प्रवृत्ति तथा मीन में होने पर भावनात्मक बहाव और आदर्शवाद संबंधों को बहुआयामी बना सकता है। कन्या में शुक्र नीच का माना जाता है, जिससे संबंधों में असंतोष या पूर्णता की खोज के कारण बार-बार परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। D9 नवांश में शुक्र का द्विस्वभाव राशि में होना दाम्पत्य जीवन की आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नवांश को विवाह और आत्मिक संबंधों की सूक्ष्म कुंडली माना जाता है। यदि यहाँ भी शुक्र द्विस्वभाव में हो तो विवाह या दीर्घकालिक संबंधों में मन की स्थिरता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विशेषकर सप्तम भाव या राहु का प्रभाव भी जुड़ा हो। यह स्थिति यह भी दर्शा सकती है कि व्यक्ति का संबंध जीवन समय के साथ बदलता या विकसित होता है। एक प्रचलित सिद्धांत द्विस्वभावे कलत्रेशे बहुकलत्र योगः, अर्थात यदि कलत्रेश सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो तो एक से अधिक दाम्पत्य योग बन सकता है।
यद्यपि ये श्लोक विभिन्न संस्करणों में भिन्न रूप से मिलता है, पर सिद्धांत यही है कि द्विस्वभाव राशियां संबंधों में द्वैत या पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ा सकती हैं। अतः यदि D1 और D9 दोनों में शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो तो ये संयोजन कुछ कुंडलियों में मल्टीपल रिलेशनशिप्स या जटिल संबंध संरचना की संभावना को बढ़ा सकता है। फिर भी अंतिम निर्णय सदैव संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर ही आधारित होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र में एक असामान्य आकर्षण और अनुभवों की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां वो सामान्य सीमाओं को तोड़ने और नए नए अनुभव प्राप्त करने की प्रवृत्ति देता है। इसलिए सप्तम भाव में राहु होने पर व्यक्ति का संबंधों के प्रति दृष्टिकोण पारंपरिक से अलग हो सकता है और कभी-कभी जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्थिति व्यक्ति को ऐसे लोगों की ओर भी आकर्षित कर सकती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक या पृष्ठभूमि के स्तर पर भिन्न हों। जब सप्तम भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में स्थित होता है तो विवाह और संबंधों का विषय मित्रता, सामाजिक दायरे और नेटवर्क से जुड़ जाता है। एकादश भाव इच्छाओं, लाभ और व्यापक संपर्कों का भाव है, इसलिए इस स्थिति में व्यक्ति का परिचय कई लोगों से होता है और संबंधों के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यदि यही शुक्र द्विस्वभाव राशि कन्या में स्थित हो तो स्वभाव में द्वैत या विविध अनुभवों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। द्विस्वभाव राशियां स्थिरता के साथ साथ परिवर्तन और दो दिशाओं में चलने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, इसलिए कभी-कभी ये एक से अधिक भावनात्मक जुड़ाव या अलग-अलग चरणों में अलग संबंध बनने की संभावना को बढ़ा सकती है। यदि यही द्विस्वभाव राशि नवांश में लग्न के रूप में भी उदित हो जाए और वहां सप्तम भाव में गुरु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र को और अधिक सक्रिय बना देता है। गुरु स्वभाव से विस्तार देने वाला ग्रह है, इसलिए वो जिस भाव को प्रभावित करता है वहां वृद्धि और विस्तार की प्रवृत्ति लाता है। नवांश में सप्तम भाव में गुरु होने से व्यक्ति को संबंधों के माध्यम से जीवन में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं और कभी-कभी जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों का संकेत भी बन सकता है। इस प्रकार जब इन सभी योगों को एक साथ देखा जाए, सप्तम भाव में राहु, सप्तमेश शुक्र का एकादश भाव में द्विस्वभाव राशि में होना और नवांश में द्विस्वभाव लग्न के साथ सप्तम भाव में गुरु होना, तो ये संयोजन जीवन में संबंधों की विविधता, अनेक संपर्कों और एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना का संकेत दे सकता है। इस संदर्भ में एक सिद्धांत भी उल्लेखनीय है जो राहु के प्रभाव को दर्शाता है। राहुः संबंधेषु विकारम ददाति भोगेषु च अतृप्तताम, अर्थात राहु संबंधों में असामान्यता या परिवर्तन की प्रवृत्ति देता है और भोगों के प्रति अतृप्ति उत्पन्न कर सकता है, जिससे व्यक्ति बार बार नए अनुभवों की ओर आकर्षित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र में एक असामान्य आकर्षण और अनुभवों की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां वो सामान्य सीमाओं को तोड़ने और नए नए अनुभव प्राप्त करने की प्रवृत्ति देता है। इसलिए सप्तम भाव में राहु होने पर व्यक्ति का संबंधों के प्रति दृष्टिकोण पारंपरिक से अलग हो सकता है और कभी-कभी जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्थिति व्यक्ति को ऐसे लोगों की ओर भी आकर्षित कर सकती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक या पृष्ठभूमि के स्तर पर भिन्न हों। जब सप्तम भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में स्थित होता है तो विवाह और संबंधों का विषय मित्रता, सामाजिक दायरे और नेटवर्क से जुड़ जाता है। एकादश भाव इच्छाओं, लाभ और व्यापक संपर्कों का भाव है, इसलिए इस स्थिति में व्यक्ति का परिचय कई लोगों से होता है और संबंधों के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यदि यही शुक्र द्विस्वभाव राशि कन्या में स्थित हो तो स्वभाव में द्वैत या विविध अनुभवों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। द्विस्वभाव राशियां स्थिरता के साथ साथ परिवर्तन और दो दिशाओं में चलने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, इसलिए कभी-कभी ये एक से अधिक भावनात्मक जुड़ाव या अलग-अलग चरणों में अलग संबंध बनने की संभावना को बढ़ा सकती है। यदि यही द्विस्वभाव राशि नवांश में लग्न के रूप में भी उदित हो जाए और वहां सप्तम भाव में गुरु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र को और अधिक सक्रिय बना देता है। गुरु स्वभाव से विस्तार देने वाला ग्रह है, इसलिए वो जिस भाव को प्रभावित करता है वहां वृद्धि और विस्तार की प्रवृत्ति लाता है। नवांश में सप्तम भाव में गुरु होने से व्यक्ति को संबंधों के माध्यम से जीवन में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं और कभी-कभी जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों का संकेत भी बन सकता है।
इस प्रकार जब इन सभी योगों को एक साथ देखा जाए, सप्तम भाव में राहु, सप्तमेश शुक्र का एकादश भाव में द्विस्वभाव राशि में होना और नवांश में द्विस्वभाव लग्न के साथ सप्तम भाव में गुरु होना, तो ये संयोजन जीवन में संबंधों की विविधता, अनेक संपर्कों और एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना का संकेत दे सकता है। इस संदर्भ में एक सिद्धांत भी उल्लेखनीय है जो राहु के प्रभाव को दर्शाता है। राहुः संबंधेषु विकारम ददाति, भोगेषु च अतृप्तताम। अर्थात राहु संबंधों में असामान्यता या परिवर्तन की प्रवृत्ति देता है और भोगों के प्रति अतृप्ति उत्पन्न कर सकता है, जिससे व्यक्ति बार बार नए अनुभवों की ओर आकर्षित हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र को असामान्य और अत्यंत सक्रिय बना देता है। सप्तम भाव विवाह, दाम्पत्य और साझेदारी का भाव है, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो जिस भाव में बैठता है वहां तीव्र इच्छा, आकर्षण और कभी-कभी असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इसलिए जब राहु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति संबंधों में सामान्य सीमाओं से परे अनुभव प्राप्त करने की ओर आकर्षित हो सकता है। ये स्थिति कई बार ऐसे संबंधों की ओर भी संकेत देती है जो परंपरागत ढांचे से अलग हों या जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों के रूप में प्रकट हों। यदि ऐसी स्थिति में सप्तमेश और लग्नेश दोनों तृतीय भाव में स्थित हों तो संबंधों का विषय प्रयास, संवाद, संपर्क और सामाजिक गतिशीलता से जुड़ जाता है। तृतीय भाव को पराक्रम, साहस, संवाद, मित्रता और परिचय के विस्तार का भाव माना जाता है। जब लग्नेश और सप्तमेश यहाँ एक साथ आते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव और उसके संबंधों का विषय आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रयासों, यात्राओं, संवाद या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से लोगों से जुड़ सकता है। यदि इसी भाव में द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी बुध भी उपस्थित हो तो ये संपर्कों और परिचय के दायरे को और बढ़ा सकता है। द्वितीय भाव परिवार और वाणी से जुड़ा है तथा एकादश भाव इच्छाओं और मित्र मंडली का प्रतिनिधित्व करता है। बुध स्वभाव से संचार और नेटवर्क का ग्रह है, इसलिए उसकी उपस्थिति संबंधों के अवसरों को कई दिशाओं में खोल सकती है। इस प्रकार तृतीय भाव में इतने ग्रहों का संबंध व्यक्ति के जीवन में व्यापक सामाजिक संपर्क, तीव्र भावनात्मक अनुभव और संबंधों के क्षेत्र में विविधता की संभावना को दर्शा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ये संबंधों के क्षेत्र को असामान्य और अत्यंत सक्रिय बना देता है। सप्तम भाव विवाह, दाम्पत्य और साझेदारी का भाव है, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो जिस भाव में बैठता है वहां तीव्र इच्छा, आकर्षण और कभी-कभी असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इसलिए जब राहु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति संबंधों में सामान्य सीमाओं से परे अनुभव प्राप्त करने की ओर आकर्षित हो सकता है। ये स्थिति कई बार ऐसे संबंधों की ओर भी संकेत देती है जो परंपरागत ढांचे से अलग हों या जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों के रूप में प्रकट हों। यदि ऐसी स्थिति में सप्तमेश और लग्नेश दोनों तृतीय भाव में स्थित हों तो संबंधों का विषय प्रयास, संवाद, संपर्क और सामाजिक गतिशीलता से जुड़ जाता है। तृतीय भाव को पराक्रम, साहस, संवाद, मित्रता और परिचय के विस्तार का भाव माना जाता है। जब लग्नेश और सप्तमेश यहाँ एक साथ आते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव और उसके संबंधों का विषय आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रयासों, यात्राओं, संवाद या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से लोगों से जुड़ सकता है। यदि इसी भाव में द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी बुध भी उपस्थित हो तो ये संपर्कों और परिचय के दायरे को और बढ़ा सकता है। द्वितीय भाव परिवार और वाणी से जुड़ा है तथा एकादश भाव इच्छाओं और मित्र मंडली का प्रतिनिधित्व करता है। बुध स्वभाव से संचार और नेटवर्क का ग्रह है, इसलिए उसकी उपस्थिति संबंधों के अवसरों को कई दिशाओं में खोल सकती है। इस प्रकार तृतीय भाव में इतने ग्रहों का संबंध व्यक्ति के जीवन में व्यापक सामाजिक संपर्क, तीव्र भावनात्मक अनुभव और संबंधों के क्षेत्र में विविधता की संभावना को दर्शा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब किसी कुंडली में संबंधों से जुड़े भाव जैसे द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश आपस में किसी विशेष प्रकार से जुड़ जाते हैं तो जीवन में एक से अधिक संबंधों या जटिल संबंध परिस्थितियों की संभावना बन सकती है। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश का स्वामी राहु के साथ पंचम भाव में स्थित हो तो ये प्रेम और संबंधों के क्षेत्र को असामान्य रूप से सक्रिय कर सकता है। पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और रोमांटिक संबंधों का भाव है,
जबकि सप्तमेश विवाह और स्थायी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। जब सप्तमेश पंचम भाव में जाकर राहु के साथ युति करता है तो प्रेम संबंध और विवाह का विषय आपस में गहराई से जुड़ जाता है और राहु के प्रभाव के कारण इन संबंधों में तीव्र आकर्षण, असामान्यता या कभी-कभी एक से अधिक संबंधों का अनुभव भी संभव हो सकता है। इसके साथ यदि द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में युति करें तो ये संबंधों की स्थिरता और परिवार से जुड़े विषयों में जटिलता या परिवर्तन का संकेत दे सकता है। द्वितीय भाव परिवार और स्थापित संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है तथा एकादश भाव इच्छाओं और सामाजिक दायरे का। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, रहस्य और गुप्त परिस्थितियों का भाव माना जाता है। जब ये दोनों स्वामी अष्टम भाव में मिलते हैं तो कभी-कभी व्यक्ति के संबंधों में ऐसे अनुभव आ सकते हैं जो सामान्य रूप से प्रकट नहीं होते या जिनमें परिवर्तन और गहराई अधिक होती है। यदि द्वितीयेश की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो, जहां राहु और सप्तमेश स्थित हैं, तो परिवार और संबंधों का विषय पुनः प्रेम संबंधों से जुड़ जाता है, जिससे जीवन में एक से अधिक भावनात्मक जुड़ाव की संभावना बढ़ सकती है। यदि नवांश में द्विस्वभाव राशि लग्न के रूप में उदित हो और वहां सप्तम भाव में राहु स्थित हो, तो ये संकेत देता है कि दाम्पत्य और संबंधों के अनुभव जीवन में विविध रूपों में प्रकट हो सकते हैं। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से परिवर्तनशील और दो दिशाओं में चलने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए जब नवांश लग्न ही ऐसी राशि में हो और राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो संबंधों में असामान्यता, विविधता या जीवन के अलग अलग चरणों में अलग संबंध अनुभव होने की संभावना बन सकती है। इस प्रकार जब पंचम भाव में राहु के साथ सप्तमेश का योग, अष्टम भाव में द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध, उनकी दृष्टि का पंचम भाव पर पड़ना और नवांश में द्विस्वभाव लग्नि के साथ सप्तम भाव में राहु, इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए तो ये संयोजन संबंधों के क्षेत्र में तीव्र आकर्षण, विविध अनुभवों और कभी-कभी एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना का संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब किसी कुंडली में संबंधों से जुड़े भाव जैसे द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश आपस में किसी विशेष प्रकार से जुड़ जाते हैं तो जीवन में एक से अधिक संबंधों या जटिल संबंध परिस्थितियों की संभावना बन सकती है। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश का स्वामी राहु के साथ पंचम भाव में स्थित हो तो ये प्रेम और संबंधों के क्षेत्र को असामान्य रूप से सक्रिय कर सकता है। पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और रोमांटिक संबंधों का भाव है, जबकि सप्तमेश विवाह और स्थायी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। जब सप्तमेश पंचम भाव में जाकर राहु के साथ युति करता है तो प्रेम संबंध और विवाह का विषय आपस में गहराई से जुड़ जाता है और राहु के प्रभाव के कारण इन संबंधों में तीव्र आकर्षण, असामान्यता या कभी-कभी एक से अधिक संबंधों का अनुभव भी संभव हो सकता है। इसके साथ यदि द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में युति करें तो ये संबंधों की स्थिरता और परिवार से जुड़े विषयों में जटिलता या परिवर्तन का संकेत दे सकता है। द्वितीय भाव परिवार और स्थापित संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है तथा एकादश भाव इच्छाओं और सामाजिक दायरे का। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, रहस्य और गुप्त परिस्थितियों का भाव माना जाता है। जब ये दोनों स्वामी अष्टम भाव में मिलते हैं तो कभी-कभी व्यक्ति के संबंधों में ऐसे अनुभव आ सकते हैं जो सामान्य रूप से प्रकट नहीं होते या जिनमें परिवर्तन और गहराई अधिक होती है। यदि द्वितीयेश की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो, जहां राहु और सप्तमेश स्थित हैं, तो परिवार और संबंधों का विषय पुनः प्रेम संबंधों से जुड़ जाता है, जिससे जीवन में एक से अधिक भावनात्मक जुड़ाव की संभावना बढ़ सकती है। यदि नवांश में द्विस्वभाव राशि लग्न के रूप में उदित हो और वहां सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ये संकेत देता है कि दाम्पत्य और संबंधों के अनुभव जीवन में विविध रूपों में प्रकट हो सकते हैं। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से परिवर्तनशील और दो दिशाओं में चलने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए जब नवांश लग्न ही ऐसी राशि में हो और राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो संबंधों में असामान्यता, विविधता या जीवन के अलग अलग चरणों में अलग संबंध अनुभव होने की संभावना बन सकती है। इस प्रकार जब पंचम भाव में राहु के साथ सप्तमेश का योग, अष्टम भाव में द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध, उनकी दृष्टि का पंचम भाव पर पड़ना और नवांश में द्विस्वभाव लग्नि के साथ सप्तम भाव में राहु, इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए तो ये संयोजन संबंधों के क्षेत्र में तीव्र आकर्षण, विविध अनुभवों और कभी-कभी एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध बनने की संभावना का संकेत दे सकता है।
जैमिनी सिद्धांतों के आधार पर यदि द्विस्वभाव राशि में राहु केतु स्थित हों और उसी राशि में घातिकारक या घनटिकारक भी हो तथा उस राशि पर किसी शुभ ग्रह की युति या संरक्षण न हो तो ये स्थिति जीवन के उस क्षेत्र में अस्थिरता और असामान्यता ला सकती है। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से परिवर्तनशील मानी जाती हैं। वे एक दिशा में स्थिर नहीं रहती बल्कि परिस्थितियों के अनुसार दो दिशाओं में चलने की प्रवृत्ति दिखाती हैं। जब ऐसी राशि में राहु केतु जैसे छाया ग्रह हों तो वे उस परिवर्तनशीलता को और अधिक तीव्र बना देते हैं। राहु विशेष रूप से जिस भाव और राशि में स्थित होता है वहां अनुभवों की तीव्र इच्छा और बार बार नए अनुभव लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और कोई शुभ ग्रह संतुलन न दे तो संबंधों के क्षेत्र में निर्णयों और अनुभवों में असामान्यता या विविधता दिखाई दे सकती है। यदि राहु कन्या राशि में हो और वही राशि नवांश या D9 में भी लग्न के रूप में उदित हो तो उस राशि का प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। यदि इस स्थिति में पुनः घातिकारक का प्रभाव हो और उस पर जैमिनी दृष्टि से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ये योग संबंधों के अनुभवों को विस्तार दे सकता है। यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान देने योग्य है कि गुरु स्वयं सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए उसकी दृष्टि संबंधों और दाम्पत्य विषय को सक्रिय करती है। गुरु का स्वभाव विस्तार देने वाला होता है। वो जिस विषय से जुड़ता है उसमें अनुभवों की व्यापकता लाता है। यदि ये विस्तार राहु के प्रभाव के साथ जुड़ जाए तो कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध या संबंधों के अलग-अलग चरण दिखाई दे सकते हैं। इस संदर्भ में राहु के प्रभाव को दर्शाने वाला एक सिद्धांत उल्लेखनीय है। राहु स्थितो यत्र भावे तत्र विषयेषु अतृप्तताम ददाति। अर्थात राहु जिस भाव में स्थित होता है वहां विषयों के प्रति अतृप्ति और बार बार अनुभव करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार गुरु के स्वभाव को दर्शाने वाला सिद्धांत भी कहा गया है। गुरु विस्तार कारकः, अर्थात गुरु जिस विषय से जुड़ता है वहां वृद्धि और विस्तार की प्रवृत्ति देता है। जब ये विस्तार राहु और द्विस्वभाव राशि के प्रभाव के साथ मिल जाता है तो संबंधों के क्षेत्र में विविध अनुभव या एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों की संभावना प्रकट हो सकती है। जैमिनी सिद्धांतों के आधार पर यदि द्विस्वभाव राशि में राहु केतु स्थित हों और उसी राशि में घातिकारक या घनटिकारक भी हो तथा उस राशि पर किसी शुभ ग्रह की युति या संरक्षण न हो तो ये स्थिति जीवन के उस क्षेत्र में अस्थिरता और असामान्यता ला सकती है। द्विस्वभाव राशियां स्वभाव से परिवर्तनशील मानी जाती हैं। वे एक दिशा में स्थिर नहीं रहती बल्कि परिस्थितियों के अनुसार दो दिशाओं में चलने की प्रवृत्ति दिखाती हैं। जब ऐसी राशि में राहु केतु जैसे छाया ग्रह हों तो वे उस परिवर्तनशीलता को और अधिक तीव्र बना देते हैं। राहु विशेष रूप से जिस भाव और राशि में स्थित होता है वहां अनुभवों की तीव्र इच्छा और बार बार नए अनुभव लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और कोई शुभ ग्रह संतुलन न दे तो संबंधों के क्षेत्र में निर्णयों और अनुभवों में असामान्यता या विविधता दिखाई दे सकती है। यदि राहु कन्या राशि में हो और वही राशि नवांश या D9 में भी लग्न के रूप में उदित हो तो उस राशि का प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। यदि इस स्थिति में पुनः घातिकारक का प्रभाव हो और उस पर जैमिनी दृष्टि से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ये योग संबंधों के अनुभवों को विस्तार दे सकता है। यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान देने योग्य है कि गुरु स्वयं सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए उसकी दृष्टि संबंधों और दाम्पत्य विषय को सक्रिय करती है। गुरु का स्वभाव विस्तार देने वाला होता है। वो जिस विषय से जुड़ता है उसमें अनुभवों की व्यापकता लाता है। यदि ये विस्तार राहु के प्रभाव के साथ जुड़ जाए तो कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंध या संबंधों के अलग-अलग चरण दिखाई दे सकते हैं। इस संदर्भ में राहु के प्रभाव को दर्शाने वाला एक सिद्धांत उल्लेखनीय है। राहु स्थितो यत्र भावे तत्र विषयेषु अतृप्तताम ददाति। अर्थात राहु जिस भाव में स्थित होता है वहां विषयों के प्रति अतृप्ति और बार बार अनुभव करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार गुरु के स्वभाव को दर्शाने वाला सिद्धांत भी कहा गया है। गुरु विस्तार कारकः, अर्थात गुरु जिस विषय से जुड़ता है वहां वृद्धि और विस्तार की प्रवृत्ति देता है। जब ये विस्तार राहु और द्विस्वभाव राशि के प्रभाव के साथ मिल जाता है तो संबंधों के क्षेत्र में विविध अनुभव या एक से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों की संभावना प्रकट हो सकती है। Jatak Tattva Shloka. If the full moon and Venus are in the Navamsha of the Atmakaraka planet, the person would indulge in sensual pleasures and earn his living by his learning. अर्थ, इस सूत्र का अर्थ है कि यदि पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा के निकट स्थित चंद्रमा और शुक्र दोनों आत्मकारक ग्रह के नवांश में स्थित हों, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति भोग विलास, सौंदर्य, प्रेम
और इंद्रिय सुखों की ओर अधिक हो सकती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र प्रेम, आकर्षण, कला, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह आत्मकारक के नवांश में आते हैं, तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति की मूल आत्मिक प्रवृत्ति के साथ मन और इच्छाएं सीधे जुड़ जाती हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जीवन में आनंद, प्रेम, कला या सौंदर्य से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। साथ ही इस श्लोक में ये भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या, ज्ञान या अध्ययन के माध्यम से आजीविका कमाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मन और बुद्धि का झुकाव अध्ययन तथा ज्ञान की दिशा में भी रहता है। पूर्ण चंद्र कब माना जाता है? ज्योतिष में चंद्रमा को पूर्ण तब माना जाता है जब वह सूर्य से लगभग 180 डिग्री दूर हो या सूर्य के ठीक सामने वाली राशि में स्थित हो। इस स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित और उसकी शक्ति अधिक मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य मेष राशि में हो और चंद्रमा तुला राशि में हो, या सूर्य वृषभ में हो और चंद्रमा वृश्चिक में हो, तो ये पूर्णिमा के निकट की स्थिति होती है और चंद्रमा को पूर्ण या प्रबल माना जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में आत्मकारक ग्रह गुरु है और नवांश कुंडली में गुरु का नवांश मीन राशि में पड़ता है। यदि उसी नवांश में चंद्रमा पूर्ण अवस्था में हो और शुक्र स्थित हो, तो इस योग को इस श्लोक के अनुसार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन सौंदर्य, प्रेम, कला या भोग से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। साथ ही वो शिक्षा, लेखन, अध्यापन, ज्योतिष, साहित्य या किसी ज्ञान आधारित कार्य से अपनी आजीविका भी कमा सकता है। Jatak Tattva Shloka. If the full moon and Venus are in the Navamsha of the Atmakaraka planet, the person would indulge in sensual pleasures and earn his living by his learning. अर्थ: इस सूत्र का अर्थ है कि यदि पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के निकट स्थित चंद्रमा और शुक्र दोनों आत्मकारक ग्रह के नवांश में स्थित हों, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति भोग विलास, सौंदर्य, प्रेम और इंद्रिय सुखों की ओर अधिक हो सकती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र प्रेम, आकर्षण, कला, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह आत्मकारक के नवांश में आते हैं, तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति की मूल आत्मिक प्रवृत्ति के साथ मन और इच्छाएं सीधे जुड़ जाती हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जीवन में आनंद, प्रेम, कला या सौंदर्य से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। साथ ही इस श्लोक में ये भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या, ज्ञान या अध्ययन के माध्यम से आजीविका कमाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मन और बुद्धि का झुकाव अध्ययन तथा ज्ञान की दिशा में भी रहता है। पूर्ण चंद्र कब माना जाता है? ज्योतिष में चंद्रमा को पूर्ण तब माना जाता है जब वह सूर्य से लगभग 180 डिग्री दूर हो या सूर्य के ठीक सामने वाली राशि में स्थित हो। इस स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित और उसकी शक्ति अधिक मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य मेष राशि में हो और चंद्रमा तुला राशि में हो, या सूर्य वृषभ में हो और चंद्रमा वृश्चिक में हो, तो ये पूर्णिमा के निकट की स्थिति होती है और चंद्रमा को पूर्ण या प्रबल माना जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में आत्मकारक ग्रह गुरु है और नवांश कुंडली में गुरु का नवांश मीन राशि में पड़ता है। यदि उसी नवांश में चंद्रमा पूर्ण अवस्था में हो और शुक्र स्थित हो, तो इस योग को इस श्लोक के अनुसार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन सौंदर्य, प्रेम, कला या भोग से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। साथ ही वो शिक्षा, लेखन, अध्यापन, ज्योतिष, साहित्य या किसी ज्ञान आधारित कार्य से अपनी आजीविका भी कमा सकता है।